नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुनील देशपांडे। अपने इस चैनल CHS नॉलेज सेंटर में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे पिछले वीडियोस को देखकर आप लोगों ने जो मुझे प्रोत्साहन दिया, मैं उसके लिए आपका बहुत आभारी हूं। दोस्तों, आप लोगों के मेल्स और कमेंट्स में था कि ये टाइम आप एसोसिएट मेंबर के बारे में डिटेल्स दीजिए, तो इस वीडियो में मैं आपको एसोसिएट मेंबर के बारे में बताने वाला हूं। एसोसिएट मेंबर के बारे में बताने से पहले मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपका ये प्रोत्साहन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आपको एक बार फिर तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, और आप लोगों को थैंक्स बोलता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतनी बड़ी संख्या में मेरा साथ दिया और मुझे प्रोत्साहन दिया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसोसिएट मेंबर के बारे में। बेसिकली एसोसिएट मेंबर को लेके अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग सोच है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आज की तारीख में एसोसिएट मेंबर के बारे में क्या रूल्स है और इसके पहले क्या रूल्स थे। 2013 से पहले जो रूल्स थे उसके हिसाब से आप किसी भी व्यक्ति को एसोसिएट मेंबर बना सकते थे। मतलब आप अपने पहचान वाले, अपने दोस्त या किसी भी कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आपको विश्वास हो, आप उसको अपना एसोसिएट मेंबर बना सकते थे। लेकिन 2013 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए जिसमें काफ़ी कुछ चेंजेस हुए, और उस चेंजेस में ऐसा था कि आप उसको एसोसिएट मेंबर बना सकते हैं जिसका नाम शेयर सर्टिफिकेट में आपके नाम के साथ में है। लेकिन ये जो चेंज आया, इस चेंज की वजह से काफ़ी लोगों को तकलीफ होने लगी। जैसे खास करके जो सीनियर सिटीजन्स थे और ऐसे लोग थे जो आउट ऑफ टाउन रहते हैं या आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, ऐसे लोगों के सामने ये सवाल खड़ा हो गया कि अगर समझो इंडिविजुअल के नाम पे प्रॉपर्टी है तो एसोसिएट मेंबर किसी दूसरे को बना ही नहीं सकते। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। ऐसे में जो लोकल फेडरेशंस थे, डिस्ट्रिक्ट फेडरेशंस थे, उन्होंने गवर्नमेंट के सामने ये सवाल रखा कि मेंबर्स के इस तरह के ये प्रॉब्लम्स हैं और इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो जब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट में फिर से चेंजेस हुए और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का एक अलग से चैप्टर ऐड किया गया, तब उसके अंदर एसोसिएट मेंबर और मेंबर्स का जो डेफिनेशन है उसको लेके फिर से एक बार इसमें चेंजेस हुए। आज जो करंट मेंबर्स और उसका जो डेफिनेशन है उसमें अब मेंबर जो है उसके बारे में 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं। मेंबर्स के ये 3 अलग अलग कैटेगरीज क्या हैं? तो फर्स्ट, ओरिजिनल मेंबर, मतलब प्रॉपर्टी का ओनर, जो ओनर है वो ओरिजिनल मेंबर है। दूसरी कैटेगरी है जिसमें अगर शेयर सर्टिफिकेट में आपका नाम दूसरा या तीसरा है, इसका मतलब आप जॉइंट ओनर हैं। प्रॉपर्टी अगर जॉइंटली परचेज की गई है, उसमें 2 और 3 पार्टनर्स हैं, शेयर सर्टिफिकेट में दोनों तीनों का नाम है, तो जो सेकंड और थर्ड नेम होगा वो जॉइंट ओनर है। उसके बाद में तीसरी जो मेंबर की एक कैटेगरी ऐड की गई है वो है एसोसिएट मेंबर। एसोसिएट मेंबर का नाम अब शेयर सर्टिफिकेट पे होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ तक कि उसमें इस तरह से चेंजेस की गए हैं कि जिस व्यक्ति का नाम शेयर सर्टिफिकेट में नहीं होगा उसको आप एज अ एसोसिएट मेंबर डिक्लेयर कर सकते हैं, उसे आप अपना एसोसिएट मेंबर बना सकते। दोस्तों, आपको एसोसिएट मेंबर बनाने के लिए एसोसिएट मेंबरशिप का फॉर्म भरना पड़ता है, एक रिटन एप्लीकेशन देनी पड़ती है। एक रिटन एप्लीकेशन के साथ में एसोसिएट मेंबरशिप का फॉर्म और 100 रुपीज़ का चेक सोसाइटी को देना होता है। मतलब एक चीज़ क्लियर है, अब जो करंट लॉ है उसके हिसाब से एसोसिएट मेंबर का नाम शेयर सर्टिफिकेट में नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़, आप जब एसोसिएट मेंबर का फॉर्म फिलअप करेंगे उसके बाद भी
एसोसिएट मेंबर का नाम शेयर सर्टिफिकेट में ऐड नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि एसोसिएट मेंबर के राइट्स क्या होंगे। जनरली इस बारे में सभी को बहुत इंटरेस्ट रहता है कि एसोसिएट मेंबर के राइट्स क्या हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एसोसिएट मेंबर है वो एक नॉर्मल मेंबर की तरह जो जनरल बॉडी मीटिंग्स हैं वो अटेंड कर सकता है, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग है वो अटेंड कर सकता है, और एक मेंबर की तरह से वो सोसाइटी के अकाउंट्स चेक कर सकता है, या उसको अगर किसी डॉक्यूमेंट का कॉपी चाहिए तो वो एप्लीकेशन करके कॉपीज़ का डिमांड कर सकता है। बाकी राइट्स उसको मेंबर की तरह ही होते हैं। लेकिन एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो एसोसिएट मेंबर है उसका रोल तब स्टार्ट होता है जब ओरिजिनल मेंबर एब्सेंट होता है। ओरिजिनल मेंबर के प्रेजेंस में एसोसिएट मेंबर अपना रोल प्ले नहीं करता है। अब आता है सवाल जो कि हमेशा हम लोगों को एंग्जाइटी रहती है उसके बारे में, एसोसिएट मेंबर इलेक्शन फाइट कर सकता है क्या, इलेक्शन में खड़ा रह सकता है क्या। तो दोस्तों, अब जो लॉ है उसके हिसाब से एक एसोसिएट मेंबर इलेक्शन में खड़ा रह सकता है, उसमें पार्टिसिपेट हो सकता है, इवन वो इलेक्शन में जीत के आने के बाद वो किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे भी आ सकता है। वो एज अ सेक्रेटरी डिफाइन हो सकता है और एज अ सेक्रेटरी काम कर सकता है, एज अ चेयरमैन भी वो काम कर सकता है। लेकिन जब वो इलेक्शन के लिए खड़ा होता है तो उसमें ओरिजिनल मेंबर ने उसको कंसेंट देना होता है कि मेरे बिहाफ में मेरा ये एसोसिएट मेंबर सोसाइटी में होने वाले इलेक्शन में पार्टिसिपेट हो सकता है, और मैं उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। क्योंकि अब जो लॉ है उसमें यदि एसोसिएट मेंबर इलेक्शन में विन होकर आता है और किसी पोस्ट पे आता है, एज अ ऑथराइज सिग्नेटरी अपॉइंट हो जाता है, एज अ चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर अपॉइंट हो जाता है, लेकिन ऐसे में अगर वो एसोसिएट मेंबर किसी तरह का कोई फ्रॉड करता है या किसी तरह के गलत एक्टिविटीज़ में पाया जाता है तो उसकी पूरी तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटी उस ओरिजिनल मेंबर की होती है जिसका कि वो एसोसिएट मेंबर डिफाइन किया गया है। तो दोस्तों, एसोसिएट मेंबर के बारे में जो जानकारी थी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आपको दी है, और इसी तरह से नए नए सब्जेक्ट्स को लेके मैं आपको नए नए होने वाले अपडेट्स आपको देता रहूँगा। एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।